कहानी एक ऐसे नायाब हीरे की है जो हालात। ओए पागल, तू अंदर कैसे आया? चल निकल यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर 2 सेकंड में बाहर नहीं गया तो घसीटते हुए ले जाऊं। डिजाइन में कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जहाज इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि तुम मशीन को मशीन समझ रहे हो, उसे सांस लेने की जगह नहीं दे रहे। ये कैसे मुमकिन है? तुम एक आम इंसान होकर ये सब कैसे जानते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नायाब हीरे की है जो हालात की धूल में कहीं गुम हो गया था। एक ऐसा जीनियस इंसान जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता था, लेकिन तकदीर ने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया और एक मामूली भिखारी बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक टूटे हुए स्वाभिमान की, एक अधूरे बदले की और राख से फिर से उठ खड़े होने वाले फिनिक्स पक्षी की। क्या एक सड़क छाप भिखारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को डूबने से बचा सकता है? इस जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रोनी भाई का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्स फाइनल। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। स्काईलाक्र एरोस्पेस के हेडक्वार्टर का वो विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल आज किसी शमशान घाट जैसा शांत था। वहां एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी कमरे में बैठे हर शख्स के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सामने लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन पर एक बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ एयरक्राफ्ट का डिजाइन बना हुआ था। दर्जनों जोड़ी आंखें उसी डिजाइन पर टिकी थीं, लेकिन उन आंखों में उम्मीद नहीं, बल्कि डर और नाकामी का साया था। कमरे के बीचों बीच खड़े थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर समीर वर्मा। समीर वर्मा, जिनका नाम ही कभी सफलता की गारंटी हुआ करता था, आज एक हारे हुए जुआरी की तरह लग रहे थे। उनके हाथ में लेजर पॉइंटर था जो हल्का सा कांप रहा था। उनके सामने लंबी ओवल शेप की टेबल के दूसरे छोर पर बैठे थे कंपनी के मालिक और सीईओ आर्यन खुराना। आर्यन खुराना वो नाम था जिससे पूरा कॉरपोरेट जगत थर्राता था। उनकी एक आवाज पर शेयर बाजार ऊपर नीचे हो जाता था। लेकिन आज आर्यन खुराना के चेहरे पर भी चिंता की गहरी लकीरें थीं। समीर ने अपनी सूखी हुई जीभ को होठों पर फेरा और अपनी बात समझानी शुरू की। सर, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट द थंडरबर्ड का फाइनल डिजाइन है। हमने इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल किया है। साफ मौसम में यह किसी भी फाइटर जेट को पीछे छोड़ सकता है। इसकी रफ्तार, इसका बैलेंस, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन समीर रुका। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे आगे के शब्द उसके गले में फंस रहे हों। लेकिन सर, एक समस्या है जिसका हल हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही यह जेट सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से तेज उड़ता है और अचानक खराब मौसम या टर्बुलेंस में फंसता है, तो इसका कंट्रोल सिस्टम जवाब दे जाता है। हमने इसे कंट्रोल करने के लिए विंग्स पर सेंसर्स लगाए हैं, नोज यानी जहाज की नाक पर स्टेबलाइजर लगाया है, लेकिन फिर भी सिमुलेशन में जहाज क्रैश हो रहा है। समीर की बात खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। आर्यन खुराना ने अपनी फाइल बंद की और ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, समीर, तुम्हें पता है ना कि इस प्रोजेक्ट पर हमारी कंपनी का सब कुछ दांव पर लगा है। हमने इसमें अरबों रुपए लगाए हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे पास ग्लोबल डिफेंस एक्सपो के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर परसों तक हमने दुनिया को एक परफेक्ट और सुरक्षित जहाज नहीं दिखाया तो स्काईलाक्र एरोस्पेस इतिहास बन जाएगी, हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है? समीर ने नजरें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पीछे बैठे 20 से ज्यादा काबिल इंजीनियर्स भी सिर झुकाए बैठे थे। वो सब पिछले 6 महीनों से दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन टर्बुलेंस की यह गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हॉल का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर कोई जोर से सांस भी लेता तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। तभी उस भारी सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आई। कॉन्फ्रेंस हॉल का भारी भरकम कांच का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे के खुलने की चरमराहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहां दरवाजे पर एक इंसान खड़ा था। नहीं, उसे इंसान कहना शायद उस वक्त वहां मौजूद लोगों के लिए मुश्किल था। वो एक चलता फिरता ढांचा लग रहा था। उसके कपड़े, जो शायद कभी शर्ट और पैंट रहे होंगे, अब सिर्फ मैले कुचैले चिथड़े बनकर रह गए थे। उसके बालों में धूल और मिट्टी की परत जमी थी, जैसे वो महीनों से नहाया ना हो। उसकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी और पैरों में अलग अलग रंग की टूटी हुई चप्पलें थीं। वो एक भिखारी था, एक ऐसा भिखारी जिसे देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। वो भिखारी वहां खड़ा था,
और उसकी गहरी ढंसी हुई आंखें सीधे व्हाइट बोर्ड पर बने उस डिजाइन को घूर रही थीं। एक पल के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यह भिखारी अंदर कैसे आ गया? फिर अचानक हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। एक जूनियर इंजीनियर ने अपने साथी को कोहनी मारते हुए कहा, अरे ये बदबूदार आदमी यहाँ कैसे आया? गार्ड्स कहाँ सो रहे हैं? छी, देखो तो सही, फर्श गंदा कर दिया इसने। तभी सिक्योरिटी हेड गुस्से में अपनी जगह से उठा और तेजी से उस भिखारी की तरफ बढ़ा। ओए पागल, तू अंदर कैसे आया? चल निकल यहाँ से, यह कोई धर्मशाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धक्के देकर बाहर निकालने लगा, लेकिन वो भिखारी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी नजरें उस बोर्ड से नहीं हटाई और फिर उसने वो शब्द कहे जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट और भारी आवाज में कहा, डिजाइन में कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जहाज इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि तुम मशीन को मशीन समझ रहे हो, उसे सांस लेने की जगह नहीं दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड उसे खींचने ही वाला था कि आर्यन खुराना की आवाज गूंजी, रुको। आर्यन खुराना अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी पारखी नजरों ने कुछ देख लिया था। उस भिखारी के खड़े होने के तरीके में, उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वो किसी भीख मांगने वाले का नहीं हो सकता था। आर्यन ने हाथ के इशारे से गार्ड को पीछे हटने को कहा। पूरा कमरा हैरान था। सीईओ साहब, एक भिखारी को क्यों रोक रहे हैं? आर्यन धीरे धीरे चलकर उस भिखारी के पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। वहां भूख थी, गरीबी थी, लेकिन पागलपन नहीं था। वहां एक अजीब सी चमक थी, ज्ञान की चमक। आर्यन ने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? भिखारी ने एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोर्ड की तरफ देखा। जी सर, यह एक सुपरसोनिक एरोफॉयल डिजाइन है। इसमें जो समस्या आ रही है वो इसके नोज सेंसर के ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से है। पूरे हॉल में जैसे बिजली गिर गई हो। समीर वर्मा और उनकी पूरी टीम के मुंह खुले के खुले रह गए। एक सड़क छाप भिखारी सुपरसोनिक और एरोफॉयल जैसे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। यह कैसे मुमकिन है? आर्यन ने अपनी हैरानी को छिपाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। भिखारी ने एक गहरी सांस ली। उसका गला शायद प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में गजब का ठहराव था। उसने कहा, सर, जब जहाज तेज रफ्तार में हवा के थपेड़ों यानी टर्बुलेंस से टकराता है तो इसकी नाक पर लगा सेंसर हर छोटे से झटके को भी खतरा मान लेता है। वो तुरंत कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है और कंप्यूटर जहाज को नीचे धकेल देता है, लेकिन उसी वक्त पायलट उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। नतीजा यह होता है कि सिस्टम और पायलट के बीच एक जंग छिड़ जाती है। जहाज कंफ्यूज हो जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। इसीलिए आपका डिजाइन फेल हो रहा है। समीर वर्मा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बकवास है? तुम हमें सिखाओगे? हम यहाँ MIT और IIT के टॉपर्स बैठे हैं और यह अनपढ़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा? सर, इसे बाहर निकालिए, यह हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन आर्यन खुराना ने समीर को चुप रहने का इशारा किया। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह आदमी कुछ जानता है। उन्होंने अपनी जेब से एक महंगा पेन निकाला और उस भिखारी की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर जानते हो तो साबित करो। बोर्ड पर जाकर समझाओ कि इसे ठीक कैसे किया जाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं पुलिस को बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। भिखारी ने उस पेन को ऐसे थामा जैसे किसी योद्धा ने अपनी पुरानी तलवार वापस पाली हो। उसके हाथ कांप रहे थे, कमजोरी से या शायद पुरानी यादों से, यह कोई नहीं जानता था। वो धीरे धीरे कदमों से बोर्ड के पास गया। उसने वहां बने जटिल डायग्राम को एक पल के लिए देखा। फिर उसने पेन चलाया। उसने सेंसर और मेन कंप्यूटर के बीच एक छोटा सा बॉक्स बनाया और कुछ गणितीय समीकरण, कुछ इक्वेशंस लिख दिए। 3 मिनट तक वो लगातार लिखता रहा। पूरा हॉल सांस रोके उसे देख रहा था। उसके लिखने की रफ्तार, उसके हाथ का फ्लो, ये बता रहा था कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर का पुराना खिलाड़ी है। आखिरकार वो रुका और पीछे मुड़ा। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, आपको सेंसर और कंप्यूटर के बीच एक लो पास फिल्टर लगाना होगा। यह फिल्टर छोटे मोटे झटकों के सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचने से रोक देगा। यह सिस्टम को रोका भी इस पास का काम को बताएगा कि हर झटके पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक समझदार इंसान हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, वैसे ही यह जहाज भी छोटे झटकों को नजरअंदाज करेगा और अपनी उड़ान स्थिर रखेगा। जब बड़ा खतरा होगा तभी यह सिस्टम काम करेगा। इसे डैम्पिंग कहते हैं। समीर और उसकी टीम फौरन लैपटॉप पर टूट पड़ी।
उन्होंने भिखारी के बताए गए फार्मूले और लॉजिक को अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डाला। समीर के हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे, लेकिन उसके माथे पर शिकन थी। वो दिल से चाहता था कि यह भिखारी गलत साबित हो ताकि उसकी टीम की इज्जत बच जाए। सिमुलेशन शुरू हुआ। स्क्रीन पर जहाज ने उड़ान भरी, स्पीड बढ़ी, सुपरसोनिक बूम हुआ और फिर वो खतरनाक टर्बुलेंस आया जहां हर बार जहाज क्रैश हो जाता था। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें स्क्रीन पर गड़ी थीं। जहाज डगमगाया, उसे झटके लगे, लेकिन इस बार वो पलटा नहीं। उसने खुद को संभाला। फिल्टर ने अपना काम किया। जहाज ने हवा को चीरते हुए अपनी उड़ान जारी रखी और सुरक्षित लैंडिंग की। स्क्रीन पर बड़े बड़े हरे अक्षरों में लिखा आया, मिशन सक्सेसफुल। एक पल के लिए तो बड़ी हार पर ऐसी फाइन। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक आर्यन खुराना ने ताली बजाई। एक एक करके सभी इंजीनियर्स, यहां तक कि समीर भी अपनी सीट से खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो भिखारी जो अभी तक एक अछूत माना जा रहा था, अब सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। आर्यन खुराना तेजी से चलकर उसके पास आए। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भिखारी के मैले हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कमाल कर दिया दोस्त, तुमने वो कर दिखाया जो मेरी पूरी टीम 6 महीने में नहीं कर पाई। तुमने आज स्काईलार्क एरोस्पेस को बचा लिया। आर्यन ने उसे गौर से देखा। लेकिन तुम हो कौन? यह ज्ञान, यह तजुर्बा, यह सब तुम्हें कहां से मिला? तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वो तालियां, वो तारीफें, वो सम्मान, यह सब उसे एक बहुत पुराने दबे हुए जख्म की याद दिला रहे थे। उसने अपना सिर झुका लिया और टूटी हुई आवाज में बोला, सर, मेरा नाम विक्रम सेठी है। विक्रम सेठी। यह नाम सुनते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा इज्जत वाला नहीं बल्कि दहशत वाला था। समीर वर्मा के हाथ से पेन छूटकर गिर गया। आर्यन खुराना की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम सेठी? आर्यन ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम वही विक्रम सेठी हो जो 5 साल पहले एपेक्स डायनामिक्स में चीफ इंजीनियर था? वही जिस पर फ्लाइट 404 के क्रैश का इल्जाम लगा था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे? विक्रम का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी गंदी दाढ़ी में जज्ब होने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी सर, मैं वही बदनसीब विक्रम सेठी हूं, वही कातिल जिसे दुनिया नफरत की निगाह से देखती है। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन मैंने खबरों में पढ़ा था कि वो डिजाइन तुमने पास किया था, उस हादसे का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया था। तुम जेल भी गए थे। विक्रम ने कड़वाहट से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ एक पुराना दबा हुआ गुस्सा भी था। उसने सिर उठाया और सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सर, वो झूठ था। वो एक बहुत बड़ा झूठ था जिसे पैसों और ताकत के दम पर सच बनाया गया था। विक्रम की आवाज गूंजने लगी। उस वक्त एपेक्स डायनामिक्स का सीईओ रंजीत मल्होत्रा मुनाफे का भूखा था। मैंने उसे 1000 बार कहा था कि फ्लाइट 404 के इंजन में खराबी है। वो इंजन लंबी उड़ान के लिए तैयार नहीं था। मैंने उस डिजाइन पर साइन करने से साफ मना कर दिया था। मैं प्रोजेक्ट रोकने ही वाला था, लेकिन रंजीत को एक बड़ा सरकारी टेंडर चाहिए था। उसे डेडलाइन की चिंता थी, लोगों की जान की नहीं। विक्रम रुका। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो उस काली रात को याद कर रहा था। फिर उसने जारी रखा, एक रात रंजीत ने मेरे जाली दस्तखत, मेरे फोर्ज सिग्नेचर करके फाइल पास करवा दी। जहाज उड़ा और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जहाज क्रैश हो गया। 200 मासूम लोग मारे गए। जब जांच बैठी तो रंजीत ने अपने रसूख और पैसे से सब कुछ खरीद लिया। सारे सबूत मेरे खिलाफ प्लांट कर दिए गए। मेरे अपने जूनियर्स जिन्हें मैंने सिखाया था, उन्होंने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी। शायद मजबूरी में या शायद लालच में मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। विक्रम की आवाज अब भर्रा गई थी। मुझे 5 साल की सजा हुई। मेरी डिग्री, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी इज्जत, सब नीलाम हो गया। मेरी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मुझे छोड़कर चली गई। जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे माथे पर कातिल का ठप्पा लगा था। कोई मुझे नौकरी तो क्या, पानी भी देने को तैयार नहीं था। मैं एरोडायनामिक्स का एक्सपर्ट था, लेकिन पेट भरने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ी। पिछले 2 साल से मैं सड़कों पर सो रहा हूं, कचरे से खाना ढूंढ रहा हूं। लेकिन आज जब मैंने उस बोर्ड पर वही गलती देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक और हादसा हो, एक और इंजीनियर की जिंदगी बर्बाद हो। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। समीर वर्मा, जो कुछ देर पहले उसे हिकारत से देख रहा था,
अब शर्म से पानी पानी हो रहा था। आर्यन खुराना, जो एक पत्थर दिल बिजनेसमैन माने जाते थे, उनकी भी आंखें भर आई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट साजिश का शिकार एक बेकसूर इंसान खड़ा है, एक ऐसा जीनियस जिसे सिस्टम ने कुचल दिया था। आर्यन ने आगे बढ़कर विक्रम के दोनों कंधों पर हाथ रखा। विक्रम, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते। एपेक्स डायनामिक्स ने तुम्हारे साथ जो किया वो पाप है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और हुनर को कीचड़ में भी दबाया नहीं जा सकता। तुमने आज सिर्फ मेरा जहाज नहीं, बल्कि मानवता पर मेरा भरोसा भी बचाया है। आर्यन ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर विक्रम के आंसू पोंछे और फिर ऐलान किया, स्काईलार्क एरोस्पेस को तुम जैसे ही ईमानदार और काबिल लोगों की जरूरत है। मैं, आर्यन खुराना, तुम्हें अपनी कंपनी में चीफ टेक्निकल एडवाइजर के पद पर नौकरी देता हूं। और यह सिर्फ नौकरी नहीं है विक्रम, यह एक जंग है। हम मिलकर दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज बनाएंगे और एपेक्स डायनामिक्स को दिखा देंगे कि असली इंजीनियर कौन है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 5 साल के नर्क के बाद आज उसे फिर से सम्मान मिल रहा था। उसने कांपते हाथों से आर्यन का हाथ थाम लिया। जी सर, मैं तैयार हूं। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए समीर की तरफ देखा। समीर, विक्रम सर को गेस्ट हाउस ले जाओ। इनके रहने, खाने और कपड़ों का इंतजाम करो। और हाँ, आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। दुनिया को पता चलना चाहिए कि थंडरबर्ड का असली रचयिता कौन है। विक्रम जब कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल रहा था तो उसकी चाल में अब वो भिखारी वाला झुकाव नहीं था। उसकी रीढ़ सीधी थी। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, बल्कि एक आग थी। एक ऐसी आग जो उन लोगों को जलाने के लिए काफी थी जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। रंजीत मल्होत्रा और एपेक्स डायनामिक्स के बुरे दिन अब शुरू होने वाले थे, क्योंकि शेर अब वापस आ चुका था और वो घायल शेर था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। विक्रम सेठी का बदला, एपेक्स डायनामिक्स का पतन और स्काईलार्क एरोस्पेस की नई उड़ान, यह सब देखना अभी बाकी है। क्या विक्रम अपनी बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित कर पाएगा? क्या वो रंजीत मल्होत्रा को उसकी की सजा दिला पाएगा? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।